दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आया हूं जो रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है। मतलब कि यह कंपनी रेलवे को लोन पे पैसा उधार देती है और वहीं से पैसा कमाती है। यह कंपनी का शेयर प्राइस एक समय में सिर्फ 19 रुपये पर ट्रेड करता था और 19 रुपये से 229 रुपये का इस शेयर ने हाई लगाया है। और इस समय स्टॉक जो है ये मार्केट क्राइसिस के कारण 87 रुपीज़ पे मिल रहा है। अब बात ये आती है कि ये स्टॉक आगे चल के ऐसा ही मल्टीपल का रिटर्न देगा या आने वाले समय में इसमें ट्रेप हो सकता है। अगर आपके पास में IRFC का शेयर है तो आप मुझे कमेंट करके IRFC मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में IRFC का शेयर नहीं है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे प्लान किया है तो आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हर एक डेटा क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ कि IRFC क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और कंपनी के अंदर आगे ग्रोथ क्या देखने को मिल सकती है और इस स्टॉक में अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, इस स्टॉक में कहाँ से हम पोजीशन बनाने के बारे में प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पे IRFC का हर एक डेटा क्लियरिटी के साथ में मिल सके। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी यानी कि IRFC की। यह शेयर का प्राइस एक समय में 19 रुपये पर ट्रेड करता था जो 229 का हाई लगा चुका है। और अगर इस शेयर में जब इस शेयर का भाव 19 रुपये का था यानी कि जून 2022 में इस शेयर का भाव जब 19 रुपये था, उस समय अगर किसी ने इस स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो महज 2 सालों के अंदर ही स्टॉक ने उस 1 लाख रुपए को 12 लाख में बना दिया। यानी कि जुलाई 2024 में इस शेयर ने 229 का हाई लगा दिया। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना शानदार 10x से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिला। अब बात यह आती है कि कुछ लोगों ने इस शेयर को 200 रुपये में बाय किया होगा, किसी ने 180 पे तो किसी ने 160 पे, किसी ने हो सकता है 120 या 100 के भाव पे भी शेयर को बाय किया होगा। लेकिन एक बात यह आती है कि क्या ये शेयर वापस से 200 रुपये तक के जा सकता है या 500 रुपये का हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या इसके अंदर मल्टीबैग रिटर्न हमें वापस से देखने को मिलेंगे या यहाँ पे हमें ट्रेप होता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी को आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं या आप इसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। आज हम वहीं पर देखेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी यानी कि IRFC क्या काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखो भाई, IRFC कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, यह इंडियन रेलवे की फाइनेंस कंपनी है। इसका आप काम समझो, यह काम क्या करती है कि यह कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है लोन और बॉन्ड्स के माध्यम से और रेलवे को उठा के दे देती है। और जो रेलवे को उठा के देती है तो वो इंटरेस्ट पे रेलवे को पैसा देती है और वहीं से ये फिक्स्ड रिटर्न लेती है। मतलब सिंपल सा काम है, यहाँ से पैसे उठाना, यहाँ दे देना और माइड टर्म में कमीशन कमाना। टोटल इसका काम कमीशन बेस पे है। मतलब समझिए कि यह कंपनी खुद का अपना बिजनेस नहीं करती है, ये बिजनेस की फाइनेंसिंग करने का काम करती है। इसीलिए इस कंपनी की जो इनकम है वो स्टेबल रहती है, इनकम के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इसके अंदर ग्रोथ जो है वो एक्सप्लोसिव नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका कि आखिरकार ये जो कंपनी काम कर रही है कि एक जगह से पैसा उठा रही है और दूसरे को देके बीच में इंटरेस्ट कमा रही है। मतलब कि इसके अंदर रिस्क तो लगता नहीं है क्योंकि घाटे मुनाफे की बात यहाँ पे देखने में नहीं आती है। लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ पे नंबर को भी ध्यान देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं रियलिटी चेक। तो देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में यानी कि 30 मार्च 2026 में 87 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक ने हाई लगाया था 229 का, ऑल टाइम लो था 19 के आसपास का। अब इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1.1 लाख करोड़ का है और साथ ही इसका PE नेगेटिव है, -16 पे कामकाज कर रहा है। और कंपनी के बुक वैल्यू देखते हैं स्टॉक की तो ये 43 की बुक वैल्यू देखने में आ रही है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से लेकर 13% की है, ROCE 5 से लेकर 6% का देखने में आता है। लेकिन सबसे बड़ा डेटा यहाँ पे जो समझ में आता है वो है डेप्थ। कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है। अब वही इस स्टॉक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर ये कर्जा कम हो जाता है तो कंपनी के स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो डेप्थ देखने में आता है फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो है 4,12,129 करोड़ का। देखने में तो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन IRFC के लिए ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है क्योंकि यह कंपनी इधर से पैसा लेकर उधर देने का ही काम करती है। इसलिए इसका पूरा काम
इसी प्रकार से चलता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पिछले 3 सालों में इसके ऊपर डेप्थ कितना रहा है। तो 2023 की बात कर लेते हैं। तो 2023 में कंपनी के ऊपर जो डेप्थ था ये था 4,18,929 करोड़ का। फिर इसने 2024 में अपने डेप्थ को कम किया जो हुआ 4,12,032 करोड़ का। लेकिन 2025 में यह डेप्थ में मामूली सी तेजी देखने को मिली जो थी 4,12,129 करोड़। अब इसमें देखते हैं कि इसमें इनसाइट्स क्या देखने में आते हैं कि डेप्थ कंपनी का स्टेबल है, यानी कि कंपनी का डेप्थ यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल देखने को मिल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, जो इसके लिए एक पॉजिटिव साइन है, चिंता का विषय नहीं है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के ऊपर नज़र डालते हैं कि कंपनी का आखिरकार रेवेन्यू क्या रहा है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में स्टॉक में किस प्रकार से हमें मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 27,152 करोड़ का कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखें तो 1,802 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। मतलब ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे लिमिटेड है। अगर ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ पे स्टॉक में हमें वापस से मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ तो बात ये हो गई, तो क्या कारण था कि स्टॉक 19 रुपये से चल के 229 गया, लेकिन 229 के बाद से स्टॉक के प्राइस में आगे तेजी नहीं बनी, उसका क्या कारण है? इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि 229 से स्टॉक नीचे क्यों स्लिप हुआ। तो इसका असली खेल यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप 2021-22 की बात करते हैं तो उस समय रेलवे स्टॉक बूम पे चल रहे थे, हर स्टॉक के अंदर तेजी बनी थी और गवर्नमेंट ने मैसिव इन्वेस्टमेंट भी इन कंपनीज में किया था। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक में हाइप बना हुआ था, हर पीएसयू शेयर चल रहा था और हर सरकारी शेयर यहाँ पे इस समय रॉकेट बनता हुआ नजर आ रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर जो थे उन्होंने फोमो में आके बाइंग की। उन्होंने ये सोचा कि कहीं हमसे ये रैली मिस ना हो जाए, क्योंकि हर स्टॉक उस समय बढ़ते हुए नजर आ रहा था और रिटेलर ये सोचा था कि रेलवे का आगे भी बिजनेस आएगा, क्योंकि रेलवे की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इंडियन गवर्नमेंट की, तो आगे भी इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेंगी। और सही बात है कि रेलवे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, उसमें आगे ग्रोथ देखने को मिलेंगी। लेकिन बात यह है कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो प्रेजेंट को देखता है, फ्यूचर को नहीं देख पाता है। अब यहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि डिमांड इस समय बढ़ गई और सप्लाई घट गई। जब डिमांड बढ़ जाती है तो शेयर के प्राइस ऊपर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में रिजल्ट क्या देखने को में आया कि स्टॉक में रियलिटी से ज़्यादा हाइप बनते हुए लगा, उसी हाइप के कारण स्टॉक जो था हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आया। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि 229 से स्टॉक 87 रुपये पे क्यों आया, क्यों गिर गया? यही दर्द है हर निवेशक का, हर रिटेल ट्रेडर का। अब ऐसे में ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे हो गया। अगर इसका फाइनेंशियल डेटा देखा होता तो कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गई और पी कंपनी का यहाँ पे ज़्यादा हो गया और ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई, मतलब कि जिस प्रकार की ग्रोथ स्टॉक में आनी चाहिए थी उस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और प्रॉफिट कंपनी का स्टेबल रहा, प्रॉफिट में कोई भी जंप नहीं आया, जो एक चिंता का विषय रहा। अब मानिए कि अगर मान लो कोई कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में भी सेम रहा, इस क्वार्टर में भी सेम रहा और उसमें उस लास्ट क्वार्टर में भी सेम था, तो ये देखने में आता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ तो उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही है, इसलिए शेयर के अंदर भी उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। अब ऐसे में क्या हुआ, जब स्टॉक 19 रुपये से 229 रुपये गया था, ऐसे में इस समय जो बिग प्लेयर थे उन्होंने मार्केट से अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। और जब वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे थे, ऐसे में रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन वहाँ पे बना रहा था और ऐसे में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में चले गया। अब यहाँ पे रिजल्ट जो देखा, जो रिजल्ट यहाँ पे निकला, तो जो यहाँ पे एक हाई बबल बना हुआ था वो आखिरकार फट गया और जब बबल फटा तो स्टॉक में क्राइसिस आ गया। स्टॉक में धीरे धीरे प्राइस गिरने लगा और मार्केट जो था इसका IRFC का क्रैश होने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसका चार्ट क्या कहता है। अगर चार्ट पे देखते हैं, इसमें डेली वीकली मंथली चार्ट में देखते हैं, तो इस समय ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और मार्केट भी इस समय डाउन ट्रेंड में चली रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे कि इस समय चार्ट पे लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न इन्फॉर्म हो रहा है और इसके साथ अगर देखें तो RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। ऑलमोस्ट 27 पे RSI इस समय देखने में आ रहा है। वहीं पे MACD जो है वो भी नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके बाद अब देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस
को लेके चिंता में होंगे कि आखिरकार स्टॉक का अगला सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसके अंदर एंटर लेने का प्लान है तो आपके लिए अभी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बता दूं कि इस समय इस कंपनी का जो सपोर्ट है वो 80 से लेके 85 का देखने में आता है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो फिर अगला सपोर्ट 70 का बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि 70 का अगला सपोर्ट देखने में आएगा। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 100 से लेकर 105 का इसका पहला रजिस्टेंस का जोन देखने को मिलेगा, और अगला जो रजिस्टेंस का जोन है वो 115 से लेकर 120 का अगला रजिस्टेंस का जोन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझ लो, बहुत ही सिंपल है। अगर ये स्टॉक 100 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो स्टॉक के अंदर हमें आगे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, मतलब कि स्टॉक ने 100 के ऊपर ही रहना चाहिए, तब स्टॉक में आगे स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ सकती है। और दूसरी बात, अगर स्टॉक 80 के नीचे सस्टेन करना चालू करता है तो इस स्टॉक के लिए चिंता का विषय होगा, और स्टॉक जो है वो रिस्क में जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 80 के नीचे का जो लेवल है वो स्टॉक के लिए एक डेंजर जोन का काम कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। गवर्नमेंट की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 86% की है, मतलब कि गवर्नमेंट इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकिंग यहाँ पे देखने में आती है, लेकिन लिमिटेड ग्रोथ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब एक और बात ये आती है कि इस स्टॉक का फ्यूचर कैसा है। अब मैं आपको यहाँ पे हॉनेस्ट व्यू दूँ कि स्टॉक का फ्यूचर कैसा देखने में आता है, तो रेलवे सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक है तो आपको रेलवे का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म जो है वो 3 साल 5 साल प्लस का होता है। अब IRFC स्टेबल अर्निंग मशीन है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि मल्टीबैगर वाली बात आती है, तो मल्टीबैगर बनने की स्पीड इस समय यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका चार्ट इस समय DCP पैटर्न पे नहीं चल रहा है। DCP के अगेंस्ट इसका चार्ट काम कर रहा है। जब भी चार्ट DCP पे आता है तब हमें उस स्टॉक के अंदर स्पीड और प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो इस समय स्टॉक DCP पैटर्न को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर स्पीड देखने में नहीं आएंगी। अब दूसरी बात ये आती है कि ये स्टॉक स्लो कंपाउंडिंग प्लस डिविडेंड टाइप का हो चुका है, मतलब कि आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक के अंदर कंपाउंडिंग आप यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इसके अंदर एक मामूली सा डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड ओनली 2% के आसपास की देखने में आती है। अब ऐसे में बात ये आती है कि जो रिटेल ट्रेडर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। जो ट्रेडर इसके अंदर 150 से लेके 200 के प्राइस में फंसे हुए हैं, उसको यहाँ उन लोगों को यहाँ पे पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्राइस काफ़ी नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बाउंस का ही इंतजार करना चाहिए, जब इसके अंदर बाउंस देखने को मिलेगा तब आप यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान कर सकते हो। उसके साथ ही आपको एक और बात है कि यहाँ पे आपको ब्लाइंडली एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। काफ़ी इन्वेस्टर ब्लाइंडली एवरेजिंग कर लेते हैं, आपको एवरेजिंग उसी समय करना है जब आपको यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन देखने को मिले, साथ ही वॉल्यूम के साथ एक ऐसी कैंडल बने जिसमें आपको ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आए, तब आप यहाँ पे एवरेजिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेडर है तो ट्रेडर को आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, जब तक स्टॉक 100 या 105 के लेवल को ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है तब तक के इसका जो ट्रेंड है ये कमज़ोर माना जाएगा। जब 100-105 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना चालू करता है तब ये मान सकते हैं कि आगे इसके अंदर ट्रेंड हमें रिवर्स होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप यहाँ पे नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, 80 के आसपास यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बाइंग का आप यहाँ पे व्यू रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे एक होल्डिंग का माइंडसेट आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट नहीं रखना होगा कि आपको ये शेयर को 15 दिन 1 महीने के अंदर आपको बेचना है। आप इस स्टॉक को उसी समय आप इससे बाय करने का प्लान करें जब आपका व्यू यहाँ पे 3 से लेके 5 सालों का हो, उसी के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। आप यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना कि आपको ऐसा लगे कि ये स्टॉक 200 पे चले जाएगा तो मैं इसको ब्लाइंडली बाय कर लूँ, तो ये आपको अवॉइड करना है, आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे 3 से लेकर 5 साल का व्यू रखते हैं तभी आपको इसके अंदर एंटर करना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। IRFC किराए वाला मकान है दोस्तों। IRFC जो है एक किराए वाला मकान है जो हर महीने रेंट आता है, लेकिन अचानक यहाँ पे 10x ये स्टॉक नहीं होता। यहाँ पे आपको धीरे धीरे आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर कोई बोले कि 10 लाख का मकान आपको 1 करोड़ हो गया तो आप यहाँ पे ब्लाइंडली तो विश्वास नहीं कर सकते, और सिर्फ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर 10 लाख का मकान 1 करोड़ हो गया तो ये सिर्फ एक बबल है, और बबल जो है वो IRFC जैसा कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, कभी भी फूट सकता है। वही हमें यहाँ पे देखने में मिला। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल सी भाषा में पूरा वीडियो का लेसन कि एक्चुअली हमें क्या करना है। IRFC में ने पैसा नहीं बनाया,
IRFC ने दोस्तों मौका दिया था। अगर जिन लोगों ने इस मौके का फ़ायदा बनाया होगा उस लोगों ने यहाँ से पैसा बना के निकल गए, लेकिन जिसने समझा उसने प्रॉफिट बनाया और जिसने लालच किया वो IRFC में ट्रैप का शिकार हो गया। एक बात आप ध्यान रखिए कि स्टेबल बिजनेस बराबर नहीं होता है मल्टी बैगर का, हमेशा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे मल्टी बैगर की रैली समझ लेते हैं और वहीं पे ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप यहाँ पे IRFC में फंसे हुए हो तो आप यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आप IRFC के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या आप इसको होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिले और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी, नॉलेज बेस्ड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।